एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी में जो हमारा बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसका चल रहा है चैप्टर नंबर 3। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 2 चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर किसके बारे में है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, की हमारा अर्थ जो है वो अंदर से किस तरीके का है। हमें एक्सटीरियर से पता है सब चीज़ें, बट इंटीरियर किस हिसाब से डिज़ाइंड है इसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि एक डायग्राम से मैं आपको समझा पाऊँ कि ये किस तरीके का है। देखिए, जो हमारा अर्थ है अगर हम उसको इस तरीके से कट आउट कर दें तो जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोल देते हैं क्रस्ट। फिर उसके नीचे वाली लेयर जो होती है वो क्या होती है? वो होती है मेंटल, MENTL, मेंटल। और जो लास्ट वाली होती है वो होती है कोर। अब कोर को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वन इज इनर कोर, अदर वन इज आउटर कोर। ऐसे ही मेंटल को हम बोल सकते हैं, मेंटल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो किस तरीके से डिवाइड हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका लोअर मेंटल और एक हो जाएगा आपका अपर मेंटल, और सबसे ऊपर होता है हमारा क्रस्ट। सो इस तरीके से ये पूरा इंटीरियर जो हमारा है वो डिजाइंड है। अच्छा, जो इनर कोर होता है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इट्स टेम्परेचर इज अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो सन का सरफेस टेम्परेचर है, हमारे अर्थ का कोर का टेम्परेचर लगभग इतना ही है। सो ये बेसिक है, आप इसको समझ लीजिए, इसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा ये चैप्टर पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। कंपैरेटिवली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। अब इसमें सिंपल यही चीज़ दे रखी है कि जब हम अर्थ को इमेजिन करते हैं तो किस तरीके से सब चीज़ें इमेजिन करते हैं, कैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। तो अब जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है या किस तरीके का है? तो जो अर्थ का रेडियस है ना, अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ्स रेडियस इज अराउंड 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर का हमारा अर्थ का रेडियस है। और अभी तक सेंटर पे, अर्थ के सेंटर तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। इट्स ऑलमोस्ट अभी तक इम्पॉसिबल फॉर अस टू रीच देयर। हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर टाइम पे हम पहुंच सके। एंड नाउ नोबडी हैज रीच्ड एंड मेक ऑब्जर्वेशन या कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल। अब अंडर सच कंडीशन ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम फिर पता कैसे लगाएंगे कि अर्थ के इंटीरियर में एक्चुअली में है क्या या किस तरीके से चीज़ें हैं। तो मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ना, ये कई सारे ऑब्जर्वेशन से मिलती है, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सोर्स और कई बार इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सोर्स कह सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? कि मोस्ट इजीली अवेलेबल जो सॉलिड अर्थ मटेरियल है वो क्या है? सरफेस रॉक, जो अर्थ के सरफेस पे है। या जो रॉक हमें कहाँ से मिलती है? माइनिंग के एरिया से। माइनिंग का क्या मतलब होता है कि ज़मीन की खुदाई करके आप अंदर से कोई मटेरियल निकाल रहे हो। जैसे जो गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका की, वो लगभग 3-4 किलोमीटर तक भी डीप हो जाती हैं। सो ये क्या बता रहे हैं हमें कि इतने तक हम पहुंच सकते हैं। अब इसके बियॉन्ड जाना ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता रहता है। सो बोथ चीज़ें इंक्रीज होने की वजह से उसके नीचे जा पाना बहुत मुश्किल है। बिसाइड्स माइनिंग, साइंटिस्ट हैव टेकन अप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो कि पेनिट्रेट कर सके अर्थ को डीप में, और उसके अंदर का मटेरियल निकाल के हम उस पर रिसर्च कर सकें। अब जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट, जैसे कि हैं एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और एक है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब जो डीपेस्ट ड्रिल है वो कहाँ पे हुआ है? ये कोला में हुआ है, इन आर्कटिक ओशन। एंड अभी तक जो मैक्सिमम रीच आउट हो पाए हैं वो हम 12 किलोमीटर डेप्थ तक पहुंच पाए। तो मैक्सिमम जितना हम पेनिट्रेट कर पाए हैं वो कितना है? 12 किलोमीटर। उसके नीचे अभी तक हम पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। सो दिस एंड मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है।
फिर है जी, एक तो ये तरीका हो गया डीप ड्रिलिंग का, एक होता है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो में क्या होता है कि जो लावा बाहर आता है वो अर्थ के अंदर से ही तो बाहर आ रहा होता है। सो वॉल्केनिक इरप्शन अनदर सोर्स हो जाते हैं। सो जब मोल्टन मटेरियल है जिसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है कि जब वॉल्केनिक जो पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, उसके अंदर जो लावा है तो वो मैग्मा कहलाता है, वही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो जो मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसको हम लैब में स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल सकता है। तो ये तो है जी डायरेक्ट सोर्सेज। फिर अगर हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी की जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो जितना अंदर जाओगे उतना इंक्रीज होता रहता है। So with the increasing distance from surface toward interior of the earth, so moreover it is also known कि जो डेंसिटी है मटेरियल की वो भी इंक्रीज होती है डेप्थ में, यानी कि क्रस्ट में सबसे कम डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड जो हमारा कोर होगा उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी के ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। So it is possible to find the rate of change in these characteristics. Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated कि क्या वैल्यू हो सकती है टेम्परेचर की, प्रेशर, क्या डेंसिटी हो सकता है मटेरियल का इन डिफरेंट डेप्थ, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो है मीटियोर्स। जो आपने सुना होगा कि डिफरेंट मेटियोर्स आ जाते हैं या एस्टेरॉइड्स वगैरह अर्थ से टकरा जाते हैं, उससे जो वहाँ से जो हमें सबूत मिलते हैं वो अर्थ पे रीच होते रहते हैं। हाउएवर जो मटेरियल है जो अवेलेबल होता है एनालिसिस के लिए फ्रॉम मीटियोर्स इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये मटेरियल कहाँ है, वो जो है ऐसी जगह से आया होगा जो दैट इज सिमिलर टू द अर्थ। तो ये सॉलिड बॉडीज होते हैं, तो उनको स्टडी करके क्या पता चलता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि कहीं और से जहाँ से वो प्लैनेट वगैरह से आए हों, हमारे अर्थ के कोर में वो चीज़ें हो सकती हैं। इट्स नॉट 100% ट्रू कि हो ही सकती हैं, बट हाँ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सो हेंस दिस बिकम येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अनदर इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सीस्मिक एक्टिविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द सरफेस। हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स सब जगह सेम नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। सो इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स। अब ग्रेविटेशन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, पोल्स के पास, और इक्वेटर के पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है थोड़ा सा लेस रहेगा। सो दिस इज बिकॉज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर एंड द इक्वेटर वो ग्रेटर होती है पोल्स पे, एंड ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल। अब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास ऑफ मटीरियल का विद इन द अर्थ, इट इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। अब ग्रेविटी की रीडिंग करना एट डिफरेंट प्लेसेस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। अब ग्रेविटी रीडिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दीज रीडिंग्स डिफर्ड फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे कि डिफरेंस होता है ग्रेविटी का एनॉमली जिसे बोल देते हैं, कि जो ग्रेविटी में, ग्रेविटी की वैल्यू में डिफरेंस आता है उसको ग्रेविटी एनॉमली बोल दिया जाता है। अब जो ग्रेविटी एनॉमलीज है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटीरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब मैग्नेटिक सर्वेज ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। फिर सीस्मिक एक्टिविटी जो होती है जिससे भूकंप वगैरह आता है, अर्थक्वेक आता है, it is also one of the most important source of information about the interior of the earth. So earthquake से हमें कैसे पता चलता है? अच्छा, earthquake आता क्यों है? earthquake क्यों आता है हमें पता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, बहुत सारी प्लेट्स से मिलके हमारा पूरा अर्थ बना है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी तो वहां से एक सीस्मिक वेव निकलती है जिससे भूकंप आता है। एक तो मेजर रीजन ये है, बाकी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। So the study of seismic wave, it provide a complete picture of layered interior. An earthquake in simple word is shaking of the earth. It is natural event and caused by release of energy which generate waves that travel in all directions. So ये क्या है, सिंपल एक तरीके से शेकिंग ऑफ द अर्थ जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से वेव्स जनरेट होती है जो सारी डायरेक्शन में पहुंच सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द अर्थ शेक्स। अर्थ कैसे शेक करेगा? उसने नोरा फतेही का गाना थोड़ी सुन लिया है, उसका ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है। कैसे? सो द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट. A fault is a sharp break in the crustal rocks. Rocks along a fault tend to move in opposite directions.
अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो जैसे हमें पता है ये पूरी अर्थ है एंड अर्थ में ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। अब ये जो एरिया है जहाँ पे ये प्लेट्स जुड़ रही हैं, इसको हम मेजरली फॉल्ट्स बोल देते हैं। अब फॉल्ट्स में हो सकता है ये प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, या फिर हो सकता है ये सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो बट इनकी स्पीड अलग अलग हो, और उस स्पीड अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे क्या रिलीज होगी, यहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी। तो जो भी फॉल्ट होगा वहां पे जब भी रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, सो उससे क्या होगा कि जो रॉक्स होंगे दे टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट भी हो सकता है, वैसे कभी कभी सेम भी होता है जब स्पीड अलग होती है। सो एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, फिर जो फ्रिक्शन है दैट लुक्स देम टुगेदर, हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट। तो उनके बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो उस फ्रिक्शन होने की वजह से एक इमेंस एनर्जी कई बार रिलीज हो जाती है जो कि सारी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो प्लेट्स हैं जहां पे मूव हुई उस जगह से एनर्जी निकलती है, तो जिस जगह से एनर्जी निकलेगी वो क्या है, फोकस पॉइंट। ऑल्टरनेटिवली इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, फोकस पॉइंट को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। अब जो एनर्जी वेव्स होगी दे ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दे रीच द सरफेस। अब जिस जगह पे, जिस सरफेस पे वो पहुंचेगा उसको एपिसेंटर बोलते हैं। तो जो फर्स्ट वन होगा वेव्स को एक्सपीरियंस करने वाला, यानी कि हो सकता है कि अर्थक्वेक निकला कहीं और से हो और पहुंचा कहीं और से हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल ये दो पार्ट हैं, यहाँ पे फॉल्ट हुआ और किसी एक पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट जहां से हो सकता है एनर्जी निकली, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फोकस पॉइंट जो हाइपोसेंटर होगा। बट ये जो एनर्जी अंदर ही अंदर ट्रैवल होके इसने सबसे पहला असर अपना इस एरिया पे दिखाया, तो दिस एरिया इज नोन एज एपिसेंटर एंड दिस विल बी द फर्स्ट एरिया जिसको भूकंप महसूस होगा। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।